Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to study class 7th History Chapter 2 New Kings and Kingdoms. आज हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. चैप्टर 1 हम इसका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इस क्लास में हम जो है मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. रफली जो हम बात करते हैं मिडिएवल हिस्ट्री की अराउंड 1000 ईयर्स की हिस्ट्री हम इसमें स्टडी करते हैं. 700 टू अप्रॉक्सीमेटली 750 AD. तो क्लास 7th में जो हम है मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो चैप्टर है वो कैसे नए किंग्स और किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए. फाइन. तो हम रफली 1000 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इस पीरियड की. तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे कि कैसे जो है नई डायनेस्टीज़ एमर्ज हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ किंगडम्स में. जो हमने लास्ट ईयर में जो पढ़ा वो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री थी. तो एंशिएंट से अब हम मूव कर रहे हैं मिडिएवल की तरफ. तो हिस्ट्री का ये सेग्रीगेशन है, क्लासिफिकेशन है. हमने एंशिएंट पढ़ा था लास्ट ईयर, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमने स्टार्ट किया था. तो लास्ट ईयर हमने एंशिएंट पढ़ा. इस साल हम मिडिएवल पढ़ेंगे. मिडिएवल रफली जो मैंने आपको बताया 1000 ईयर्स की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं. फाइन. और नेक्स्ट क्लासेस में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे. तो इस तरह से हमने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया है. तो आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो है नई डायनेस्टीज़ एमर्ज हुई इस पीरियड में. फाइन. जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा एक सजेशन ये होगा कि आप एक टाइमलाइन बना लो. कि आप अगर एक टाइमलाइन बना के चलोगे तो आपको इजी होगा मेमोराइज करने में. जैसे आप रफली मान लीजिए 100 ईयर्स लेते हैं, 700 टू 800, इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए, फिर नेक्स्ट 100 ईयर्स में. तो आप एक टाइमलाइन बना लो तो उससे आपको इजी होगा मेमोराइज करने में. फाइन. तो कैसे नई डायनेस्टीज़ जो है एमर्ज हुई, कैसे उन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशस्ति क्या होती है, लैंड ग्रांट्स क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे. कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एम्पायर्स के बारे में, कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. और जैसे चोला एक एम्पायर था उसके बारे में पढ़ेंगे. चोलास के टेम्पल एंड जो उनका ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर्स है, जो उनका आर्किटेक्चर है वो काफ़ी फेमस था, उसके बारे में पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर कैसे होता था उस टाइम पे, इरिगेशन कैसे होता था उसके बारे में पढ़ेंगे. एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था उसके बारे में पढ़ेंगे. इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या सोर्सेस थे. तो ये सभी हम आज की क्लास में कवर करेंगे. Many new dynasties emerged after the 7th century. हम बात कर रहे हैं 7th century की. फाइन. बहुत सारी नई डायनेस्टीज़ जो हैं एमर्ज होती हैं 7th century के बाद. फाइन. मैप शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी. ये जो मैप है ये हमारा है 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक. फाइन. मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम. 7th टू मिड 18th सेंचुरी जो है उसको मिडिएवल एरा हम बोलते हैं. तो ये मैप क्या शो कर रहा है कि 7th से 12th सेंचुरी के बीच में कौन कौन सी मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ थी. तो थोड़ा मैप को देखते हैं ध्यान से.
आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें हम। ये आप देख रहे हैं चाहमनाज। फाइन, चाहमनाज आप इस एरिया में देख रहे हैं, जो कि राजस्थान का एरिया जो ये कवर हो रहा है। चाहमनाज कौन थे? चौहान्स। फाइन, चाहमनाज को ही चौहान्स भी बोलते थे। तो ये एक रूलिंग डायनेस्टी थी। फाइन, दूसरा आप इसमें मैप में नोट डाउन कीजिए, गुर्जर प्रतिहाराज। फाइन, ये एक सेकंड जो रूलिंग डायनेस्टी थी उस टाइम पे। इसके ठीक नीचे आप ये देखिए परमार्स। फाइन, ये भी हम नॉर्थ इंडिया की ही बात कर रहे हैं। गुजरात वाले रीजन में आप देखिए अनारता। फाइन, यहाँ पे आप देखो चंदेलास। ओके, बंगाल का जो रीजन है यहाँ पे पालास, पाल्स या पालास। ठीक है, इस रीजन पे आप ये देखिए राष्ट्रकूटास। फाइन, यहाँ पे आप देखिए चोलास। इस रीजन में आप देखो चेरास एंड ये पांड्यास। ठीक है, ये कलिंग, ये उत्कल डायनेस्टी। फाइन, तो ये क्या है? ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज हुई हैं 7th से 12th सेंचुरी के बीच में। ये अरब्स ऑफ मुल्तान यहाँ पे है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इंद्रप्रस्थ ये कैपिटल सिटी है। फाइन, ये चाहमनाज और चौहान्स। फिर यहाँ पे देखिए आप ध्यान से गुर्जर प्रतिहारास। उसके साइड में आप देखिए चंदेलास। आई डोंट थिंक इट इज विजिबल। फाइन, चाहमनाज, गुर्जर प्रतिहारास, चंदेलास, ये परमार्स, अनारता, ये राष्ट्रकूटा, चोलास, चेरास, पांड्यास, कलिंग, उत्कल, पालास। ये मैप आप एक बार ध्यान से देख लीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवरऑल जो है मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ रही हैं 7th to 12th सेंचुरी, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, और कुछ के बारे में हम इस लेक्चर में भी ओवरव्यू देखेंगे। तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। चाहमनाज, गुर्जर प्रतिहारास, चंदेलास, परमार्स, अनारता, राष्ट्रकूटास, चोलास, चेरास, पांड्यास, कलिंग, उत्कल and Palas. Have a look at the map. The emergence of new dynasties. जो नई डायनेस्टीज हैं वो किस तरह से एमर्ज हुई? By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samants. ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम मिडेवल एरा में पढ़ते हैं, सामंत्स। सामंत्स कौन थे? 7th सेंचुरी आते आते जो बड़े जो ज़मींदार्स थे या जो चीफ्स थे, जो कि रूलर नहीं थे, राजा नहीं थे, लेकिन कुछ बड़े ज़मींदार, कुछ रिच लैंडलॉर्ड्स या कोई बड़े जो वॉरियर चीफ्स थे जो कि राजा नहीं थे लेकिन उस रीजन में जो प्रीडोमिनेंट थे, उनको हमने टर्म दिया सामंत। उनको ऑफन बोला गया कि वो सामंत थे। फाइन, तो बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो जो राजा वहाँ पे रूल करते थे वो उन लोगों को क्या बोलते थे कि वो सामंत हैं, और वो सबॉर्डिनेट थे किंग से। तो किंग, अगर किंग की पोजीशन ऊपर है, सामंत की पोजीशन उससे नीचे थी। फाइन, सामंत्स की जो पोजीशन थी वो किंग से नीचे थी, सबॉर्डिनेट लेवल पे थी।
लेकिन सामंत कौन थे? जो रिच लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदार्स हुए, जो वॉरियर चीफ्स हुए, उनको हमने सामंत बोला। तो जैसे जैसे धीरे धीरे इन सामंत्स की जो पावर बढ़ती है, इनके पास ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट होती है, इनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, तो ये खुद को डिक्लेयर कर लेते हैं कि हम हैं महासामंत या फिर महामंडलेश्वर। फाइन, मंडलेश्वर का मतलब है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। जैसे जैसे इन सामंत की जो पावर बढ़ी, जैसे जैसे इनके पास ज़्यादा पैसे आए, ज़्यादा पावर बढ़ी, तो इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि अब से हम सामंत नहीं हैं, अब से हम महासामंत हैं, अब से हम महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर मतलब कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, कि इस पूरे रीजन के हम ही जो है महासामंत हैं, इस पूरे रीजन को हम एडमिनिस्टर करेंगे। फाइन। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे नई डायनेस्टीज़ एमर्ज होती जा रही थी, तो 7th सेंचुरी के बाद से जो रूलर्स थे, जो राजा हुए, उनसे सबॉर्डिनेट लेवल पे सामंत हुए। सामंत कौन थे? रिच एंड बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स। जैसे जैसे इन सामंत्स की पावर बढ़ी, इनके पास ज़्यादा पैसे आए, तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब से हम महासामंत या फिर महामंडलेश्वर हैं, मतलब इस पूरे रीजन के हम ही जो हैं मेन हेड हैं। One such instance was that of the राष्ट्रकूटास in the Deccan। एक ऐसा ही एग्जाम्पल जो है राष्ट्रकूटास का है। हमने स्टार्टिंग में मैप देखा था, उसमें मैंने आपको राष्ट्रकूटास दिखाया था। I'll show it again। हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, ये है राष्ट्रकूटास। फाइन। तो अभी हमने जो सामंत महासामंत की बात कर रहे हैं, तो वो इस रीजन का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये डेक्कन प्लेट्यू में है, ये इस रीजन में फॉल हो रहा है, डेक्कन प्लेट्यू में है राष्ट्रकूटास। फाइन, फिर से आगे चलते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटास की। Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought it would lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth। इसका क्या मतलब है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रकूटास की। राष्ट्रकूटास कौन थे? इनिशियली ये जो कर्नाटका रीजन में जो चालुक्यास थे, सपोज चालुक्यास हैं, चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे, चालुक्यास के नीचे थे राष्ट्रकूटास। फाइन, तो चालुक्यास के नीचे थे राष्ट्रकूटास, सबॉर्डिनेट थे चालुक्यास में। मिड 8th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो चालुक्यास थे उसको पावर से हटा दिया, उनको ओवरथ्रो करके इन्होंने एक रिचुअल किया, एक सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। इसका मतलब होता है गोल्डन वोम। जब इस रिचुअल को परफॉर्म किया गया ब्राह्मण्स की हेल्प से, तो इसका मतलब ये था कि उनका रीबर्थ हुआ है, उनका पुनर्जन्म हुआ है क्षत्रिय कास्ट में। उस टाइम के हिसाब से जो क्षत्रिय क्लैन था, जो क्षत्रिय लोग थे, उनको ही पावर में आने का अधिकार था। जो राजा थे वो क्षत्रिय थे, जो सोल्जर्स थे या जो वॉरियर चीफ्स होते थे वो सभी क्षत्रिय होते थे। ब्राह्मण्स को माना जाता था कि उनका काम है एजुकेशन देना, नॉलेज देना।
तो ये जो दंती दुर्ग थे, जो राष्ट्रकूटा चीफ थे, इन्होंने बेसिकली पावर में आने के लिए ये हिरण्यगर्भ जो है सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ये बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि ये पैदा क्षत्रिय नहीं हुए थे, इसलिए इन्होंने हिरण्यगर्भ किया ताकि ये एक क्षत्रिय बन सके और ये रूल कर सके। फाइन, तो ये किसका एग्जाम्पल है? राष्ट्रकूटा का। राष्ट्रकूटास चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे। राष्ट्रकूटा का एक चीफ जिसका नाम दंती दुर्ग है, उन्होंने चालुक्यास को ओवरथ्रो किया, एक सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जिसका नाम हिरण्यगर्भ है, और जिससे कि ऐसा माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है क्षत्रिय के रूप में, तो अब वो रूल करने के लिए एलिजिबल है। एक और चीज़ आप सोचो कि क्या उस टाइम पे सिर्फ क्षत्रिय ही रूल करते थे? तो ये एग्जाम्पल तो हमें यही बताता है कि उस टाइम पे जो है क्षत्रिय क्लैन ही रूलर्स हुआ करते थे। तो इस रिचुअल को ब्राह्मण्स की हेल्प से परफॉर्म करके उनका रीबर्थ हुआ, किसमें? क्षत्रिय क्लैन में। हालांकि बाय बर्थ वो क्षत्रिय पैदा नहीं हुए थे। फाइन, एक और एग्जाम्पल है कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहार्स। हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan। मैं आपको फिर से गुर्जर प्रतिहार्स का मैप दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए गुर्जर प्रतिहार्स, ये जो रीजन है अप्रॉक्सीमेटली राजस्थान यूपी वाला पोर्शन है ये हल्का। तो यहाँ पे ये जो डायनेस्टी हुई है ये बेसिकली जो है क्षत्रिय रूलर्स नहीं थे, बाय बर्थ ये क्षत्रिय पैदा नहीं हुए थे। तो इन्होंने क्या किया जैसे कदम्ब मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहार्स, ये सब ब्राह्मण्स थे, इन्होंने अपना ब्राह्मण क्लैन छोड़कर क्षत्रिय क्लैन अडॉप्ट किया और सक्सेसफुली अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया ताकि ये रूल कर पाएँ। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं कि उस टाइम जो रूलर्स थे प्रोबेबली क्षत्रिय क्लैन से ही हुआ करते थे, क्योंकि जैसे कि राष्ट्रकूटास ने एक सैक्रिफाइस हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया, इन्होंने अपने ब्राह्मण क्लैन को छोड़कर आर्म्स उठाए, अपने किंगडम्स इस्टेब्लिश किए, तो इसका मतलब इन्होंने कन्वर्ट किया क्षत्रिय क्लैन में। Administration in the kingdoms. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Dhiraj, Great King, Overlord of King, Tribhuvan Chakravarti, Lord of the Three Worlds। ये जो नए नए रूलर्स हुए उस टाइम, नई डायनेस्टीज हुई, तो इन्होंने अपने आप के लिए बहुत सारे टाइटल्स यूज़ करे। जैसे खुद को बोलते थे कि मैं महाराजा धीराज हूँ, मैं जो है त्रिभुवन चक्रवर्ती हूँ, तीनों लोकों का स्वामी हूँ। तो इस तरह के जो है टाइटल्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे। तो इन जो नए किंग्स हुए इन्होंने इस टाइप के टाइटल्स को अडॉप्ट किया। कैसे? महाराजा धीराज विच इज़ ग्रेट किंग, कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल किंग्स, तो आई एम महाराजा धीराज, आई एम द त्रिभुवन चक्रवर्ती, मैं तीन लोकों का स्वामी हूँ। तो इस तरह के नए नए टाइटल्स उस टाइम यूज़ होते थे। दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंस एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पेजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। इसका मतलब ये है कि हालांकि जो रूलर, जो राजा हुए वो हेड थे उस टाइम, लेकिन उनको पावर शेयर करना पड़ता था किस किस के साथ? सामंत्स के साथ, जो ट्रेडर एसोसिएशन होते थे, जो फार्मर एसोसिएशन होते थे, उन सभी के साथ, एंड ब्राह्मण्स के साथ। तो इन सब के साथ जो है राजा को उस टाइम अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पेजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिजन्स, who
were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इसका क्या मतलब है कि जैसे पेजेंट्स जो फार्मर्स थे उस टाइम पे, जो वो अनाज उगाते थे, जो फार्मिंग करते थे, जो अपनी कैटल्स रखते थे, उन सभी पे टैक्सेस लगाए जाते थे। उनको कंपेल किया जाता था कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, आप जो अनाज उगा रहे हो, उसका एक पार्ट आपको पे करना पड़ेगा, जिसको कि हम रेंट भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट दे ऑल हैड टू पे रेंट। रिसोर्सेज जो है वो पेजेंट से आते थे, कैटल कीपर से आते थे, अनाज मिलता था उनको, पर बदले में उनको रेंट भी पे करना पड़ता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. उस टाइम पे टेम्पल्स बनाना एक बहुत ही मेजर बात थी। वो क्यों? वो आपकी इकोनॉमी का प्रतीक था, वेल्थ का प्रतीक था कि अगर किसी ने बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, मतलब आलीशान टेम्पल बनाया है, इसका मतलब है कि राजा बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है। तो इसलिए उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी होते थे, इसलिए टेम्पल कंस्ट्रक्शन काफ़ी प्रोमिनेंट था। फोर्ट्स भी उस टाइम काफ़ी प्रोमिनेंट थे। तो ये जो रिसोर्सेज थे, जैसे जो रेंट कलेक्ट हुआ पेजेंट से, फार्मर से, कैटल कीपर से, ये जो कलेक्ट होता था उसको किस चीज़ में यूज़ करते थे? जो जैसे किंग का इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ राजमहल होता था, जो राजा की आर्मी होती थी, मंदिर बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए, तो इन सभी जगह जो रिसोर्स, जो वेल्थ लगती थी, वो उस रेंट से उसको वहाँ यूज़ किया जाता था। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. इसका मतलब ये है कि जो रेंट कलेक्ट करते थे, जो पेजेंट्स एंड फार्मर एसोसिएशन से जो उनका रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे, उसका यूज़ लड़ाई, जैसे बैटल्स, एक राजा की मान लो दूसरे राजा से बैटल हुई, तो उसमें भी मनी चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कहाँ से आता था? तो वो उसी रेंट को यूज़ करते थे वॉर को फाइनेंस करने के लिए। फाइन, तो इन सभी चीज़ों के लिए उस रिसोर्स का यूज़ होता था। नेक्स्ट है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति एक संस्कृत टर्म है। प्रशस्ति का मतलब है कि राजा को प्रेज करना। जैसे मान लो कि मान लो हम बहुत पीछे चलते हैं, 7th सेंचुरी में ही पहुंच जाते हैं किसी किंगडम में। एक राजा है, मान लो मैं कोई ब्राह्मण हूँ, मैंने राजा के प्रेज में बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारी लाइंस लिख दी, एंड वो क्या बन गई? प्रशस्ति बन गई, प्रशंसा बन गई, तारीफ बन गई। बदले में राजा जो है मुझे रिवॉर्ड देगा। तो उस रिवॉर्ड पाने की इच्छा से जो फ्रेजेस, जो लाइंस लिखे गए राजा की प्रेज में, उनको बोला गया प्रशस्तिज। फाइन, प्रशस्ति को हिस्टोरियंस काफ़ी एग्जेजरेटेड मानते हैं कि ये एक्चुअल में सही नहीं था, क्योंकि कोई अगर मान लो अपने राजा की तारीफ़ कर रहा है तो वो उसकी तारीफ़ में बहुत सारी, उसको एग्जेजरेट करके बहुत सारी बातें लिख देते थे, पर वो सभी जो है सच्चाई नहीं थी। तो प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, बट they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. जैसे कि कोई भी राजा है वो यही चाहेगा ना कि अगर उसकी कोई प्रशस्ति लिख रहा है तो उसमें राजा की तारीफ हो, राजा को बहुत ही ब्रेव, करेजियस, बहुत ही वैलिएंट और वॉरियर टाइप का जो है इमेज में शो किया जाए। तो इसी तरह से जो है प्रशस्तिज लिखी जाती थी। प्रशस्तिज को कौन लिखता था? प्रशस्तिज को लिखने वाले थे ब्राह्मण्स।
Fine. These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. जो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर दिया करते थे. तो वही ब्राह्मण्स जो हैं प्रशस्ति को कंपोज करते थे. Kings often rewarded Brahmins by grants of lands. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. जैसे ये इमेज है, ये भी कॉपर प्लेट्स ही हैं. फाइन. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि मान लो राजा है, आप किसी राजा के किंगडम में एक ब्राह्मण हो, आपको उसकी तारीफ में प्रशस्ति लिखनी है, आपने लिख दी. आप जितनी अच्छी प्रशस्ति लिखोगे आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. तो राजा जो है, ब्राह्मण जो प्रशस्ति लिखते थे उनको रिवॉर्ड में क्या देते थे? लैंड. ग्रांट्स ऑफ लैंड, लैंड देते थे बदले में. और इनको जो है, जैसे इस इमेज में उतना क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे जो है ये इंस्क्रिप्शंस, ये कॉपर प्लेट्स पे जो है लिखा हुआ है. तो ये जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था कॉपर प्लेट्स पे और फिर इनको दिया जाता था ब्राह्मण्स को. तो ये टॉपिक था प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, कि पहले राजा के बारे में प्रशस्ति लिखी ब्राह्मण्स ने एंड उनको बदले में मिली क्या? लैंड. और उसका रिकॉर्ड कहाँ पे होता था? कॉपर प्लेट्स पे प्रॉपरली जो है रिकॉर्ड किया जाता था एंड विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. जैसे एक एग्जाम्पल हम ये देखेंगे प्रशस्ति का, द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट. नागभट्ट एक रूलर हुए हैं. नागभट्ट एक प्रतिहारा किंग हुए हैं. प्रतिहार्स को हम फिर से देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए ये प्रतिहार्स, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे कौन हुए हैं? नागभट्ट. तो हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एक प्रशस्ति का है जो कि अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट के बारे में बताती है. Many rulers described their achievements in prashastis. One prashasti written in Sanskrit and found in Gwalior MP describes the exploits of Nagbhat, a Pratihara king. ये जो प्रशस्ति है ये ग्वालियर MP में मिली है और इसका क्या कहना है? The kings of Andhra, Sandhava, Sindh and Sandhava is Sindh and Vidarbha, part of Maharashtra, and Kaling, which is part of Odisha, fell before him even as he was a prince. इसका क्या मतलब है कि उन्होंने राजा की तारीफ में लिखा है कि जो आंध्रा के राजा, जो सिंध के राजा, विदर्भ के राजा, जब वो प्रिंस थे, कौन? नागभट्ट, कि जब वो प्रिंस थे तो उनके आगे आके झुकते थे. So they fell before him as even if when he was a prince. He won a victory over Chakrayudh, जो कन्नौज के रूलर थे. He defeated the king of Vanga, Anarth, Malwa, Kirat, Turuksh and Vats, Matsya. तो इसका क्या मतलब है? ये प्रशस्ति लिखी गई है कि वो इतने महान राजा थे कि उन्होंने इतने सारे रूलर्स को हराया और इतने सारे जो किंग्स थे वो उनके सामने सिर झुकाते थे. तो ये एक एग्जाम्पल है कि प्रशस्ति कैसे लिखी जाती थी और इनके बदले में क्या मिलता था? लैंड ग्रांट्स. बेसिकली एक एग्जेजरेटेड फॉर्म होता था. वॉरफेयर फॉर वेल्थ. ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज was based in a specific region. At the same time they tried to control other areas. मान लो जैसे जो राष्ट्रकूटास का एरिया है या जो मान लो कर्नाटक वाला एरिया जहाँ पे सपोज कोई रूलर एक्स है, जैसे कि हम फिर से यहाँ पे चलते हैं.
जैसे कि ये रीजन आप देखिए, अब ये गुर्जर प्रतिहार्स का रीजन ये है, राष्ट्रकूटास का रीजन ये है, तो अपने एरिया में तो ये रूल कर रहे हैं, बट इनकी क्या इच्छा होती थी कि हम सराउंडिंग एरिया भी ले लें, हम दूसरे का एरिया भी कॉन्कर कर लें। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कन्नौज। आप यहाँ पे लोकेट करिए कन्नौज को, ये है सिटी ऑफ कन्नौज। सिटी ऑफ कन्नौज किस लिए फेमस हुआ? यहाँ पे हुआ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट का क्या मतलब है? ट्राई मतलब तीन, तीन पार्टीज, थ्री पार्टी इन्वॉल्व थी कन्नौज को टेक ओवर करने के लिए। मतलब तीन डायनेस्टीज आपस में लड़ाई कर रही थी, बैटल्स लड़ रही थी ताकि वो कन्नौज को टेक ओवर कर पाए। तो जो रीजनल किंगडम्स जो ये हुए, अपने एरिया को छोड़कर दूसरे का एरिया भी एक्वायर करना चाहते थे। तो सिटी ऑफ कन्नौज पे जो है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, तीन डिफरेंट डायनेस्टीज कन्नौज को टेक ओवर करना चाहती थी। यहाँ पे देखिए, द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली फॉर सेंचुरीज, रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास एंड पाल डायनेस्टीज, ये तीनों लड़ रहे थे कन्नौज को टेक ओवर करने के लिए। तो इसलिए हमने बोला कि ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है, थ्री पार्टी स्ट्रगल। Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as three-party struggle or tripartite struggle. कौन सी तीन पार्टीज थी? गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास एंड पाल डायनेस्टी। Rulers also tried to demonstrate their powers and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्पल्स का उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस था कि अगर कोई राजा बहुत रिच है, बहुत ही वेल्दी है, तो वो एक बड़ा आलीशान मतलब अच्छा टेम्पल बनवाएगा। एंड ये किसका ये वो अपनी पावर एंड रिसोर्सेज डेमोन्स्ट्रेट करते थे ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाकर। अगर वो किसी दूसरे राजा पे अटैक कर रहे हैं या दूसरे किंगडम पे अटैक कर रहे हैं, तो वो इन्हीं जो टेम्पल्स थे इनको टारगेट करते थे। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स बनवाए इसलिए जाते थे, मान लो कोई सिटी ए में, ये सिटी ए और ये सिटी बी दोनों अलग अलग किंगडम्स हैं, दोनों ने अपनी पावर, अपने रिसोर्सेज को शो करने के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार टेम्पल्स बनवाए। सिटी ए जो ये वाला किंग है, ये इस पे अटैक करेगा, सिटी बी के किंगडम पे अगर अटैक करता है तो सिटी बी का जो किंग है उसने भी बहुत अच्छा टेम्पल बनवाया है, तो वो उस टेम्पल को ही टारगेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है। इसी का एक एग्जाम्पल है, बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी है, इनका जो एरा था दैट वाज 997 to 1030, राइट, एंड ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सुल्तान महमूद जो है बेसिकली गजनी से बिलोंग करता था, अफ़गानिस्तान से। 997 to 1030 ये इसका एरा था, एंड इसका जो कंट्रोल था ओवर सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ। जैसे कि राजा बहुत रिच टेम्पल्स बनवाते थे, तो इजीली जो टारगेट होता था वो भी टेम्पल्स ही होते थे। और इसका एक एग्जाम्पल है महमूद ऑफ गजनी। इन्होंने बार बार जो है सोमनाथ के मंदिर पे इतनी बार अटैक किया एंड वहाँ पे प्लंडर किया, सारी जो है वेल्थ ले ली वहाँ से।
क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रिच टेम्पल था जो उस समय अलग अलग डायनेस्टीज़ ने बनवाया था। सो इस तरह से जो है टेम्पल्स जो है एक सॉफ्ट टारगेट होते थे एंड जो प्लंडरर्स हैं वो टेम्पल्स को टारगेट करते थे। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अल बरूनी एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, इनकी एक बुक भी है किताब उल हिंद। ये अभी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स है हिस्टोरियंस का, काफ़ी सारी नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, इन्होंने एक अल बरूनी जो स्कॉलर हुए उनको कहा कि आप इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक अकाउंट लिखिए। फाइन। तो अल बरूनी ने एक बुक लिखी किताब उल हिंद। ये अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए। और जो बाकी राजा जो जैसे चाहमनाज हुए, जो चौहान्स भी बने बाद में, उनके बारे में भी लिखा। तो इस तरह से इन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and Gehadwals of western UP। जो बाकी किंग्स हुए, जो बाकी किंगडम्स उसमें एमर्ज हुए उस टाइम पे, उसमें एक थे चाहमनाज जो कि चौहान्स भी थे, जिनको कि हमने चौहान्स भी बोला। ये जिस रीजन पे रूल करते थे वो रीजन था दिल्ली एंड अजमेर का रीजन। अजमेर मतलब राजस्थान का रीजन, राजस्थान का बॉर्डर मतलब गुजरात का रीजन। तो जब इन्होंने अपना एक्सपैंड करने के लिए सोचा टू द वेस्ट एंड ईस्ट, तो राजस्थान के बॉर्डरिंग गुजरात में कौन रूल कर रहा था? चालुक्याज रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो इनको अपोजिशन फेस करना पड़ा वहाँ से। और वेस्टर्न यूपी में कौन रूल कर रहा था? गहडवाल्स। तो चौहान्स वर अपोज्ड बाय चालुक्याज एंड गहडवाल्स। तो उस टाइम काफ़ी बैटल्स होते थे, किस लिए? रीजन को एक्वायर करने के लिए। द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज III, और जिसको कि हम पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। इनका एरा क्या हुआ है? 1168 to 1192। 1191 में बैटल ऑफ तराय हुआ था बिटवीन घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे। नेक्स्ट ईयर में फिर से बैटल हुआ जिसमें कि पृथ्वीराज लॉस्ट द बैटल, घोरी से ही उनका बैटल था एंड एक ईयर में उन्होंने जीता। नेक्स्ट ईयर ही वॉज डिफीटेड। तो इस तरह से क्या हुआ कि नए नए किंगडम्स भी उस टाइम स्टैब्लिश हुए। तो इस क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।